हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन एंड यू आर वाचिंग एनजी ट्यूटोरियल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स को हमने बताया था। एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड वन इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन हमें ये टॉपिक जो है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की वजह से इसमें हम केबल और केबल करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमारे कंडक्टर्स सॉलिड हो सकते हैं, मेटल लिक्विड्स हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं, लेकिन हम इस जो लेक्चर है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें केबल और केबल मेटल्स के रिस्पेक्ट में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में कुछ टॉपिक्स को पढ़ने वाले, जैसा कि मैंने बोर्ड में मेंशन कर रखा है। तो पहला है आपका कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट and then electric potential and potential difference, and then we will discuss about the Ohm's law, and after that the last topic of this lecture is resistance and resistivity। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। ओके, तो जैसा कि लिखा हुआ है कंडक्टर्स, कंडक्टर्स कोई भी मटेरियल या फिर जो सबस्टांस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सके, ठीक है। यानी कि कंडक्टर इज अ मटेरियल और सबस्टांस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इनसाइड दैम। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर कोई भी ऐसा मटेरियल या फिर सबस्टांस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सके, वो हमारा कंडक्टर होता है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं हम। Fe, Ag, कॉपर, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स। यानी कि मेटल्स जो हैं आपके सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक, समझ गए होंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट ऑफ कंडक्टर्स, जस्ट अपोजिट ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यानी कि ऐसे सबस्टांस या फिर मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सके या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में सक्षम ना हो, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। द सबस्टांस और अ मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड देम इज कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। आपको डेफिनेशन सिंपल है, आपको याद रखनी है। इसकी एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल आपका रबर, ग्लास, ड्राई वुड, These are some examples of insulators। ये ऐसे सबस्टांस या फिर मटेरियल हैं जिनमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है, इसलिए हम इनको इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। ये मेटल्स, मोर ओवर द कंडक्टर्स आपके मेटल्स होते हैं और आपके इंसुलेटर आपके नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल होते हुए भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बीइंग एन इंसुलेटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका एक्सेप्शन है, और ये क्यों होता है आपको इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, ठीक है। आई होप कि आपको कंडक्टर और इंसुलेटर समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर को देखते हैं। सेमीकंडक्टर यानी कि आप इसको सिंपली कह सकते हैं कि द मटेरियल और सबस्टांस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यानी कि बीच के, यानी कि आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे सबस्टांस या फिर मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में लाई करती है, हम उनको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब कह सकते हैं द material or a substance whose conductivity lie between the conductors and insulators is called semiconductor। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। सिलिकॉन,
जर्मेनियम, these are the two examples of semiconductors. तो अगला है हमारा सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, चलो उसको देख लेते हैं सुपर कंडक्टर्स के बारे में। सुपर कंडक्टर्स, तो देखते हैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन है सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स आर द मटेरियल और सबस्टेंस which conduct electricity with no resistance। ओके, तो ये हमारी छोटी सी डेफिनेशन है सुपर कंडक्टर्स की। सुपर कंडक्टर्स आर द मटेरियल और सबस्टेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद नो रेजिस्टेंस। ओके, तो यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल या फिर कोई भी ऐसा सबस्टेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लो हो सके, वो हमारे सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। मैग्नीशियम डाइबोराइड and niobium, and one more is aluminium. These are the most prominent examples of superconductors. Okay, ये आपके examples हैं। अब हम देख लेते हैं superconductors का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके यूसेज को देख लेते हैं। यूज ऑफ superconductors, तो यूज ऑफ सुपर कंडक्टर्स, तो पहला यूज इसका है सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड टू मेक एक्सट्रीमली पावरफुल electromagnets to accelerate the charged particles very fast। ओके, तो सुपर कंडक्टर्स एक्सट्रीमली पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि चार्ज पार्टिकल को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकें एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इतनी तेज होती है कि एट द स्पीड ऑफ लाइट। एंड सेकंड आपका इसका यूज है सुपर कंडक्टर्स का टू डिटेक्ट द वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यानी कि सुपर कंडक्टर्स कमजोर से कमजोर मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, यूसेस थे सुपर कंडक्टर्स के। तो हम सुपर कंडक्टर्स के बारे में इतना ही जानते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस के हिसाब से मैंने भी उसको ज़्यादा बता दिया, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, तो फिर हम इसको इतना ही रहने देते हैं। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट हम ये जान लेते हैं कि आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स ही आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं। चलिए हम इस चीज पे देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं मेटल्स को। ठीक है, क्यों कहते हैं मेटल्स को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ओके, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इसका रीजन देखते हैं। देखिए हमारे पास मान लिया मैंने 2 ब्लॉक ले लिए, ये आपका मेटल का बना हुआ है, ओके, और ये आपका नॉन मेटल का है, ठीक है। तो पहले हम ये जानते हैं कि मेटल को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने के लिए एक एसेंशियल कंडीशन होती है, उसको फिलफिल करना चाहिए, तभी वो कंडक्टर किसी भी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कहलाएगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होगा। तो इसके लिए एक एसेंशियल कंडीशन क्या है, इट शुड हैव सम फ्री चार्ज कैरियर्स, ओके, यानी कि कोई भी मेटल जब तक इसमें फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होगा। तो यानी कि किसी भी मेटल को गुड कंडक्टर होने के लिए ये एसेंशियल कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसमें अगर फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये ऐसा क्यों होता है, देखिए आपको इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मेटल्स के जो एटम्स का जो साइज होता है नॉन मेटल्स के एटम के साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। जो इसके जो एटम्स का जो साइज है वो कंपैरेटिवली नॉन मेटल्स के बड़ा होता है। ये आपका मान लिया ये किसी भी मेटल का एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, ओके, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो नॉन मेटल है इसका जो साइज है एटम का वो छोटा है इन कंपैरिजन टू मेटल, ठीक है। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे ये आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। और हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि 2 बॉडी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी अनलाइक चार्जेस हैं तो इनके अंदर अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और इनके बीच की अगर हम दूरी को बढ़ा रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पार्टिकल्स, ठीक है, अगर हम इनको बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, तो हमारा जो फोर्स होगा वो वीक होता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकल जाएंगे और अपने जो कंडक्टर्स के पूरे वॉल्यूम में ये कहीं भी ट्रेवल करने के लिए फ्री होंगे, कहीं भी मूव करने के लिए फ्री होंगे, ठीक है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट सेल में अपने इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आउटर मोस्ट सेल से निकल के इस पूरे मेटल के वॉल्यूम में कहीं पर भी मूव करने के लिए फ्री होंगे। लेकिन नॉन मेटल्स की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल को जंप नहीं कर पाते हैं, इसलिए नॉन मेटल्स में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब देखिए जरा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फ्रीली इसके वॉल्यूम में मूव कर रहे हैं, हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यहां से हम समझ सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मेटल को गुड कंडक्टर बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का। आई होप कि आपको ये पूरा फिनोमेना समझ आ गया होगा कि क्यों ऐसा होता है, मेटल्स ही आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं करंट कैरियर्स, ओके। करंट कैरियर्स को जानते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो करंट कैरियर्स क्या होता है, जैसा कि डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, द चार्ज पार्टिकल्स हुज फ्लो इन अ डेफिनिट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर्स, ठीक है। यानी कि करंट कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आयंस भी हो सकते हैं, आपके होल्स भी हो सकते हैं, यानी कि इसको पॉजिटिव या फिर कोटर बोलते हैं, जिसको आपके चार्ज कैरियर या फिर करंट कैरियर आपका कुछ भी हो सकता है, जो कि एक प्रॉपर एक डेफिनेट डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा हो, जो कि आपका इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही आपका
हो तभी आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। यानी कि कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल, वेदर इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है तब वो इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, ये सिंपल सा आपका करंट कैरियर्स का डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि करंट कैरियर्स इन सॉलिड। सॉलिड में आपके करंट कैरियर्स कौन से होते हैं? करंट कैरियर्स in solids. Okay, current carriers in solid conductors. Current carriers in solid conductors. देखिए सॉलिड यानी कि इसमें क्या होता है, आपके किसी भी मटेरियल के जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा उनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है और वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली बाउंड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में रहता हो, यानी कि उस आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व करता हो, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो हम उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इन सॉलिड कंडक्टर्स वो आपके एटम्स क्लोजली बाउंड रहते हैं। ठीक है, और एक ना एक मतलब हर एटम कंडक्टर्स का यानी मेटल का, सॉलिड कंडक्टर का हर एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक तो कम से कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देगा ही देगा। तो यानी कि उसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा इधर उधर उसके पूरे वॉल्यूम में, सॉलिड कंडक्टर्स के पूरे वॉल्यूम में वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो वी कैन से इन सॉलिड कंडक्टर्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड कंडक्टर्स में आपके जो करंट कैरियर्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सॉलिड कंडक्टर्स में करंट को कैरी करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट कैरियर्स इन लिक्विड कंडक्टर्स। ठीक है, करंट कैरियर्स इन लिक्विड कंडक्टर्स। ओके, अब बात करते हैं लिक्विड कंडक्टर्स की। अब तो लिक्विड कंडक्टर्स जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें आपकी इजीली इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री यानी कि उसमें आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिक्विड कंडक्टर्स में भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जैसे कि हमारे पास मान लिया कि CuSO4 NaCl। ठीक है, इसमें क्या होता है आपकी आयंस देते हैं ये। ठीक, Cu++ SO4- Na+ Cl-। ठीक है, जब भी हम इस सॉल्यूशन को किसी एक सर्किट से हम इसको क्लोज करते हैं यानी कि हमने इसको सेल से अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो इसके जो रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन पे जाके ये इलेक्ट्रॉन्स आपकी ये आयंस जो है पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आपके ये मूव करेंगे। इस हिसाब से पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। ठीक है, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि इन लिक्विड कंडक्टर्स आयंस आर द करंट कैरियर्स। इसमें आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन इसमें आपके आयंस जो है आपके लिक्विड कंडक्टर्स में आपके आयंस ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट कैरियर्स के लिए। ठीक है, आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट कैरियर्स इन लिक्विड कंडक्टर्स। ठीक है, अब देखिए जरा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं गैस के बारे में भी। ठीक है, करंट कैरियर्स इन गैस। गैस जनरली तो क्या होता है, गैस जो है जनरली इंसुलेटर होती है। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है कि अगर हम इसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस दें लो प्रेशर पे। ठीक है, अगर हम गैस को हाई पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं लो प्रेशर पे तो क्या होता है, ये गैस आयोनाइज हो जाती है। ठीक है, तो आयोनाइज होने के बाद इसमें पॉजिटिव यानी कि होल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपके शेष बचते हैं। इसमें आयोनाइज गैस हो जाती है तो इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स और
सॉरी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही आपके मिल जाते हैं, दोनों ही आपके प्रेजेंट रहते हैं मॉलिक्यूल्स में, इसके गैस के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि करंट कैरियर्स इन गैस कंडक्टर्स, यानी गैस में जो करंट कैरियर होता है वो आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट कैरियर्स के, ठीक है। अब हम समझ गए कि करंट कैरियर्स क्या होता है। कोई भी पार्टिकल हो सकता है, चार्ज पार्टिकल, जो किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए तभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। कंडीशन ये है कि वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, तो वो अपने करंट को यानी इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ करंट कैरियर्स, ठीक है। हमने तीनों ही स्टेट में हमने डिस्कस किया, सॉलिड्स में क्या होता है, ठीक है, लिक्विड्स में कौन होते हैं और गैस में कौन होते हैं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म है आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सिंपली हम इसको समझते हैं, ठीक है। पहले सुन लेते हैं, आप ध्यान से सुनना जरा जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनिट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट, ओके। एंड the time rate of flow of charges through a cross section of a conductor is the measure of current, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो the rate of flow of charges is known as electric current, okay। sorry, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। एंड आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू charge flowing through a conductor upon time t, ओके। तो यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I। चार्ज को हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं I इक्वल्स टू Q अपॉन T, ओके। अब हम बात करते हैं द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर। चार्ज का जो SI यूनिट रहता है उसको हम एम्पियर बोलते हैं और इसको हम कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि इसको हम कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। चार्ज हमारा जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट की, ओके। हालांकि देखो यहाँ पर बड़ा क्रिटिकल है, इलेक्ट्रिक करंट को हमने स्केलर क्वांटिटी में रखा है, लेकिन हम इसकी डायरेक्शन की तो बात करते हैं लगातार। और आप जानते हैं कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। बट यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हमने स्केलर क्वांटिटी में रखा है। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, यानी कि जो भी ऑपरेशंस रहते हैं वो हम इजीली इसको सिंपली हम इसको ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी वेक्टर एडिशन नहीं लगता है। ये केबल और केबल आपका सिंपली, अगर आप जैसे कि हम मान लेते हैं यहां से A से B तक आप जा रहे हैं, B से C तक गए और यहां से ये D है, ठीक है। इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है A टू B। We are talking about the magnitude and as well as the direction। यहाँ पर आप A से B की बात कर रहे हैं और इसमें कुछ आपका
3 एम्पियर मान लिया हमने, और इसमें आपका 2 एम्पियर हो गया। ओके, यहाँ पर डायरेक्शन B2C है और यहाँ से डायरेक्शन B2D है। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड भी ले रहे हैं, डायरेक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो सम करेंगे वो हम इसका डायरेक्टली सम कर देंगे। 5 = 3 + 2। यहाँ पर कोई भी वेक्टर सम नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको जो करंट है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी में ही रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, देख लेते हैं। चलो, the direction of electric current. Direction of electric current। देखिए, एक छोटा सा हम एक मेटलिक वायर का एक पोर्शन ले लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये कोई मेटलिक वायर है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, ओके, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ये आपका कोई कंडक्टर यानी कि मेटल का बना हुआ कोई वायर है, उसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, इसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, इसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब आप देखिए जरा, यहां से ये वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल है, और इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर हम इसके इस एंड को इस नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसको ऐड किया है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ड्यू टू रिपल्जन, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ड्यू टू रिपल्जन इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके इधर फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, हम इसको थोड़ा सा ए एंड मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी एंड, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा बी से ए की तरफ ही मूव करेंगे। ठीक है, यहां से, लेकिन आपका जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके ए टू बी जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो चार्ज्ड conventional current, the current due to positive charge. Okay, the current due to positive charge is called conventional current, and the charge due to electron, ठीक है, sorry, the current due to electron, it is known as electronic current, electronic current। ठीक है, यानी कि इधर से आपके पॉजिटिव चार्जेस ए टू बी जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस बी टू ए जाएंगे। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आपका करंट क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, एंड आपका जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से जो करंट क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्वेंशनल करंट। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमने इसकी एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया और इसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम जानते हैं कि करंट को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का हम यूज करते हैं, तो ये डिवाइस हमारा अमीटर होता है। ठीक है, मेजरिंग डिवाइस ऑफ करंट इज अमीटर। ठीक है, लेकिन हम सेंसिटिव करंट को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का भी यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का भी हम इस करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अमीटर को हम अगर सर्किट में अगर हमें लगाना है अमीटर को तो हम कैसे लगाएंगे। ठीक, अगर मान लिया हमारे पास कोई सर्किट है, ये कोई सर्किट है, चलो यहां पे हमने मान लिया कोई बल्ब है, ये कोई की है, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अगर हमें इस सर्किट में करंट को मेजर करना है, ठीक है, तो हमें अमीटर को कहां पे लगाना पड़ेगा,
तो हम अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इन एनी सर्किट वी कनेक्ट अमीटर इन सीरीज टू डिटेक्ट द करंट प्रेजेंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, तो इस सीरीज में हम लगा देते हैं यहाँ पे चालू। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है हम अमीटर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा अमीटर का सिंबलाइजेशन है, हम इस तरह से अमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ध्यान ये रखना है कि हमेशा इसका पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल के सामने होना चाहिए और नेगेटिव एंड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के सामने होना चाहिए। जैसे कि हम इधर देखें इसको तो ये पॉजिटिव होगा इसका, क्योंकि इधर से ही पॉजिटिव आ रहा है, और ये आपका नेगेटिव एंड होगा। तो इस तरह से आप इसको अमीटर को आप किसी भी सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए जरा, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने वाटर करंट देखा होगा, झरना देखा है। ठीक है, झरना देखा है तो आपने क्या देखा, झरना जब ऊपर से पानी गिरता है तो यहाँ पे एल्टीट्यूड डिफरेंस होता है। एल्टीट्यूड यानी कि एक हिस्सा जो होता है ऊंचा होता है और एक हिस्सा नीचा होता है। ठीक है, अगर आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपके पास 2 ग्लास लेने हैं, आपके डिस्पोजल ग्लास ले सकते हैं, उसमें आप होल करके बीच में स्ट्रॉ लगा देंगे। ठीक है, बीच में स्ट्रॉ लगाएंगे तो एक वाटर जो है, एक ग्लास जो है उसमें पानी ज्यादा होना चाहिए और एक में कम होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, उनका जो लेवल डिफरेंस है वो क्रिएट करना होगा आपको। ठीक है, जब लेवल डिफरेंस क्रिएट होगा तो यहाँ पे जो वाटर करंट है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाटर जब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि इसमें आपका लेवल डिफरेंस आपका इक्वल ना हो जाए, यानी कि आपका बिल्कुल लेवलाइज ना हो जाए, तब तक ये पानी बहता रहेगा। तो यही आपका सिस्टम जो है हमारा करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में भी पूरा वर्क करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से आपका कैसे फ्लो करता है, यानी कि वहां पर आपका एल्टीट्यूड डिफरेंस था इन वाटर करंट, और यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तभी आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। छोटा सा हम इसको ग्राफिकली हम इसको देख लेते हैं। देखिए जरा, गंदा हो रहा है। ठीक है, देखिए आपके पास 2 जार हैं। आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ये स्ट्रॉ है बीच में। ठीक है, और इसमें आपका पानी भरा हुआ है इस लेवल तक। और इसमें आपका पानी यहां तक भरा हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे इसमें हाई लेवल है और इसमें लो लेवल है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी का जो फ्लो होगा वो इधर से इधर होगा, और ये पानी जब तक फ्लो करेगा जब तक कि इनका लेवल जो है इक्वल ना हो जाए, यानी कि ये जो डिफरेंस है ये वाला एल्टीट्यूड डिफरेंस यानी कि हाइट का जो डिफरेंस है, इसी वजह से पानी आपका फ्लो कर रहा है। अगर ये डिफरेंस आपका नहीं होता तो पानी आपका फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यही हमारा कुछ मैकेनिज्म हमारे इलेक्ट्रिक करंट में भी ऐसा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में आपको करना क्या होता है, 2 एंड होते हैं, इनमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने का काम कौन करता है, बैटरी या फिर सेल। यानी किसी भी कंडक्टिंग वायर के अगर आप एंड से किसी भी बैटरी या फिर सेल का हम एक क्लोज करके एक सर्किट बना देते हैं तो उसके एंड पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से आपका उस कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही आपका करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं, ये कंडक्टिंग वायर है, अगर आपने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो यहां से देखिए जरा, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि हाई पोटेंशियल का है, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है जो कि आपका लो पोटेंशियल का है। तो यहां से नेगेटिव टर्मिनल होने की वजह से यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे वो रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से यहाँ से आपका इस तरह से
इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, और आपका करंट जो है आपका कॉन्वेंशनल करंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है आपका इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में ही रहता है, कॉन्वेंशनल करंट आपका पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बह रहा है तो आपका इसका जो करंट होगा, करंट का डायरेक्शन हमेशा इसके अपोजिट रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, देखो जरा, अब हम बात करें थोड़ी देर के लिए, हम देख लेते हैं कोई भी एक सेल हो गया, सेल कैसे इस तरह से कोई सेल है। ठीक है, इसमें बीच में क्या होता है, एक केमिकल भरा होता है। ठीक है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो यहां पर ये जो है ना इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और इस एंड पे सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं, और ये वाली जो रॉड उसमें लगी होती है, इलेक्ट्रोड जो रहता है आपका सेल में, ड्राई सेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपकी जो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहता है ये वाली रॉड, और इलेक्ट्रॉन डोनेट होने की वजह से ये इस यहाँ पर आपके इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये वाला आपका नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से चलता रहता है, और ये जब तक चलता रहता है जब तक ये आपका रिएक्शन इसके अंदर जो ड्राई सेल के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है उसका रिएक्शन कमजोर ना पड़ जाए, यानी कि इसकी एनर्जी जो है सारी की सारी लूज ना हो जाए, यानी कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए। जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, चलो इसको देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, देखिए जरा इसको समझते हैं। लिखो एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी अगर आप किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पर अगर लेके आ रहे हो, जैसे मान लिया हमारे पास ये इन्फिनिटी है, यहां से ये कोई पॉइंट ए है, यहां पर आपको अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आपको इस पॉइंट तक लेके आना है, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है, वो यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। अब ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपने आप तो इस पॉइंट पे आ नहीं जाएगा, जब अपने आप नहीं आ रहा है तो हमें इसको इस पॉइंट तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो यही वर्क जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में हमारा काम करता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिंपली हम समझ सकते हैं, किसी भी अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पर लेके आ रहे हो और उस गिवन पॉइंट तक लेके आने में जो आपको वर्क करना पड़ता है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हम इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट जो रहता है आपका वोल्ट रहता है और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैथमेटिकली देखें तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि Q, यानी कि आप इसको देख सकते हैं V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, ये हमारा सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। ओके, अगर हमें डिफाइन करना हो 1 वोल्ट तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए जरा, यहां पर 1 वोल्ट, अगर आपको 1 वोल्ट चाहिए तो यहां पर भी आपका 1 जूल होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर भी आपका 1 कूलॉम होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका ये 1 वोल्ट बनेगा जाके। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं 1 जूल और 1 कूलॉम। ठीक है, देखिए जरा आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज 1 वोल्ट, यानी कि आपको या अगर एक कूलॉम चार्ज को, ठीक है, अगर आपको एक कूलॉम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आने में, उस पॉइंट तक आने में अगर आपको 1 जूल वर्क करना पड़े तो वो वर्क आपका 1 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है,
ओके, आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा 1 वोल्ट का रिप्रेजेंटेशन। आप इसको वोल्ट और जूल पर कूलम, ये भी आपका वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका यूनिट रहता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम इसको देखते हैं। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपके अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सॉरी अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा। जब अट्रैक्शन हो रहा होगा तो ये चार्ज जो है आपके यहां पर, मान लिया अट्रैक्शन के बाद यहां आ गए, ओके, यहां से अट्रैक्शन के बाद यहां पर आ गए। अब देखो जरा, अगर हमें इन्हीं पॉइंट चार्जेस को अपनी पुरानी पोजीशन में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जरा, यहां से इनके बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में लग रहा है। अगर हम इनको पकड़ के खींचेंगे इधर की तरफ, ठीक है, हमने इनको पकड़ के खींच दिया, पकड़ के खींचा और इनको पुनः उनकी जो प्रायर पोजीशन थी उसमें हम इनको ले गए, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, वो तो अपने आप ही एक स्वाभाविक है, नेचुरली था, वो लग रहा था, क्योंकि इन दोनों पे ही आपके क्या है, ऑपोजिट चार्ज है, इसलिए इनके बीच में आकर्षण हो रहा है। तो हमें इनको अलग करने के लिए हमें एक अपने हिसाब से एक फोर्स लगाना पड़ रहा था, और ये जो फोर्स होगा इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हल्का सा ज्यादा होगा, ठीक है। अगर इक्वल रहेगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। थोड़ा सा हमें ज्यादा अमाउंट में वर्क लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम इन दोनों ही चार्जेस को पुनः यानी कि पुरानी पोजीशन में इनको लेके आएंगे, ठीक है। तो आपने मान लिया कि पहले पॉइंट ए था और अट्रैक्शन की वजह से ये बी पर आ गया, ठीक है, और बी से आपने पुनः आपने फिर ए पे ले जाके रख दिया, ओके। तो आपने कुछ वर्क किया, आपने जो वर्क किया वही आपका इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में आपका स्टोर हो जाएगा, ओके। तो यहां से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन करेंगे, व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क आपको पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि आप किसी भी यूनिट पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उसको आप एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हो, और ले जाने में आपको जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में स्टोर हो जाता है। और इसका रिप्रेजेंटेशन भी आपका कैपिटल वी रहता है, उसका आपका यूनिट भी आपका वोल्ट और जूल पर कूलम रहता है। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मान लिया हमारे पास वी ए, इसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वी ए, एंड दोनों का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हम इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। हमने मान लिया पॉइंट ए पर जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V सफिक्स में A है, और पॉइंट बी पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V सफिक्स में B है। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि आप किसी भी यूनिट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज को आपने A से B तक लाने में जो वर्क किया वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। अगर आपको डिफाइन करना 1 वोल्ट, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को आपने A से B तक लाने में अगर आपको 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़े तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट के इक्वल होगा। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, ठीक है, तो बने रहिए। ओम्स लॉ की जो हम बात करेंगे, देखिए हमने V को सीख लिया, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सीख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस को सीख लिया। हम धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज को क्लियर करेंगे, तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। देखिए जरा, तो पहले तो हम ओम्स लॉ के स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ को देखते हैं जरा। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends
of the conductor provided the physical conditions of the conductor as temperature, mechanical strain are kept same. तो इसको एक्सप्लेन करते हैं जरा. ओम्स लॉ क्या कहता है. मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, ये कोई कंडक्टिंग वायर है, इसका एक एंड ए है एक एंड बी है, ठीक है. तो ये कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है. तो जो करंट का जो अमाउंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इसके जो एंड पर, एंड ए और एंड बी, इसके जो एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है. द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. कंडीशन क्या है, इसकी फिजिकल कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए. जैसे कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर वेरिएशन है, टेम्परेचर में वेरिएशन है तो वहां पे आपका ओम्स लॉ थोड़ा सा अप्लाई नहीं होगा, उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ वायोलेट हो जाएगा. तो इस कंडीशन आपको जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो आपको सेम रखनी है, ठीक है. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक. अब देखते हैं जरा इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है. I is directly proportional to V, or we can write V is directly proportional to I. ओके, अब आप जानते हैं कि V यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, वेयर R इज प्रोपोर्शनैलिटी constant known as the resistance of the conductor, यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट आया है वही आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है. तो यहां पर आप लिख सकते हैं V upon I equals to R और a constant. ओके, V upon I यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, और वो कांस्टेंट वैल्यू उस कंडक्टिंग वायर की या फिर उस मटेरियल की रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. अब देखिए इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, चलो हम उसको थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं. लिमिटेशंस क्या होती हैं, देखिए इससे पहले बिफोर डिस्कसिंग द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ हमें ये जानना जरूरी है कि ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं. सिंपली ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो आपके ओम्स लॉ को ऑबे करते हैं, यानी फॉलो करते हैं, यानी कि ओम्स लॉ को ऑबे करते हैं, ठीक है. वो हमारे ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है. एंड द कंडक्टर हु डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है. यानी कि जो भी आपके कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं वो हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं. और आपका ओम्स लॉ केवल और केवल ओमिक कंडक्टर्स के लिए ही आपका सही है और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए आपका वायोलेट हो जाता है, क्योंकि यहां पर रूल ये कहता है हमारा V और I का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए. लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता है, वहां पर आपका ये वेरिएशन हो जाता है, इस वजह से ये आपका रूल वायोलेट हो जाता है. तो इसका ये कंडीशन है, यानी कि लिमिटेशंस है कि ओम्स लॉ इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है. नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए हम ओम्स लॉ को हम ओबे नहीं करते, यानी कि ओम्स लॉ का हम यूज नहीं कर सकते. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस इन डिटेल, और रेजिस्टेंस क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस को. तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है. तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन जो है कुछ इस तरह से है. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is the obstruction posed by the conductor to the flow of electric current through it, ठीक है. कुल मिला के आपको ये समझना है
कि किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके फ्लो में यानी कि उसके पाथ में जो भी आपकी रुकावट आ रही है उसी रुकावट को हम उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये रुकावट आती क्यों है? अभी हमने आपसे डिस्कस किया था इससे पहले कि हर किसी कंडक्टर्स में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे, जब हम उस कंडक्टर को किसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, या फिर हम किसी सेल से कनेक्ट कर देंगे या फिर उससे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है, जब वो प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मूव जब करेंगे तो उनके रास्ते में एटम्स भी आएंगे। ठीक है, और उधर से यानी कि ऑपोजिट एंड से उसके पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं वो भी आपके रास्ते में आएंगे। ठीक है, वो रास्ते में आने की वजह से इनके बीच में कोलिजन होगा। तो कोलिजन होने से यानी कि उनकी मार्ग में बाधा तो आ ही रही है, तो यही जो बाधा है, यही जो आपकी ऑब्स्ट्रक्शंस है जो कंडक्टर्स उसमें पोज करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिंपली अगर आप कहना चाहें तो करंट के फ्लो में जो रुकावट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट रहता है आपका ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट रहता है उसे हम कहते हैं ओम। अब देखिए जरा, अभी हमने ओम्स लॉ में डिस्कस किया था V अपॉन आई इक्वल्स टू आर, इट इज नोन एज द कांस्टेंट। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग वायर। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पर मैं बात करूं 1 ओम की, तो देखिए जरा यहां पर 1 ओम कब होगा? जब यहां पर 1 वोल्ट होना चाहिए और यहां पर 1 एम्पियर होना चाहिए, तभी ये 1 ओम होगा। तो आप 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो 1 ओम का मतलब ये, देखिए जरा, अगर आप किसी कंडक्टिंग वायर के एंड्स पर, ठीक है, अगर आप किसी कंडक्टिंग वायर के एंड पर, जैसे मैं बना देता हूं, ये आपका कंडक्टिंग वायर है कोई, आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ए और बी। आपने इस कंडक्टिंग वायर के एंड्स पर इस बैटरी के द्वारा कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अगर इस एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर 1 वोल्ट है, ठीक है, और उस कंडक्टिंग वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम के इक्वल होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप? यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यदि हम उस कंडक्टर के एंड्स पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम उसको दे रहे हैं, तब उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम के इक्वल होगा। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, इसे सिंपली यानी कि 1 ओम को आपने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस को जो फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करने वाले, हम उनको डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस जो है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, मटेरियल यानी कि कंडक्टर्स के किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड। तो चलिए हम बात करते हैं द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी कि जो हमारा किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हम उन फैक्टर्स को चर्चा करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो पहला है हमारा, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो है हमारा लेंथ। ठीक है जी हाँ, हमारा जो रेजिस्टेंस है कंडक्टिंग वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है। वो किस तरह से डिपेंड करता है? तो मान लिया हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, दिस इज अवर कंडक्टिंग वायर,
ये आपकी इसकी लेंथ जो है L है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हमने मान लिया कैपिटल A है। ओके, और अब देखिए हम बात करते हैं इसके लेंथ पर। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस कंडक्टिंग वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस रहता है उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर उस कंडक्टिंग वायर की लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा। दूसरा है आपका फैक्टर क्रॉस सेक्शन। ओके, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन पे आपका रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है, तो ये है आपका the resistance of a conducting wire is inversely proportional to the area of cross section। यानी कि जो भी कंडक्टिंग वायर है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम R को इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टिंग वायर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। ठीक, तीसरा हमारा जो फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। क्या? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ओके, तो ये हमारा तीसरा फैक्टर है जो कि किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। यानी कि जिस तरह का नेचर होगा, यानी कि अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग कंडक्टर्स के अलग अलग नेचर होगा, तो उसी हिसाब से आपका रेजिस्टेंस अफेक्ट होगा। लेकिन हम टेम्परेचर की बात करें तो आप ये समझ लीजिएगा कि अगर हम किसी भी कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज होगा। ऐसा इसलिए होता है, देखिए जरा, जब भी हम किसी कंडक्टिंग वायर को गर्म करेंगे यानी कि उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने की वजह से उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी थर्मल एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी। जब थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनमें जो कोलिजन हो रहा था ना, यानी कि एटम्स के बीच में जो कोलिजन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स के बीच में जो कोलिजन हो रहा था, ठीक है, जो कि आपके रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कोलिजन, यानी कि एटम्स बीच में आ रहे हैं, तो अब उनका क्या होगा, जब हमने थर्मल एनर्जी उनको ज्यादा दे दी, जब थर्मल एनर्जी उनमें ज्यादा आ गई तो फिर क्या होगा, वो ज्यादा तेजी से टकराएंगे और टकराने की वजह से वो इधर उधर डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और डाइवर्ट होने की वजह से वो अपने एम पर थोड़े से लेट पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन को क्रिएट करता है और इस वजह से क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है कंडक्टर्स का। ओके, तो दीज आर द थ्री फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, अब हम इन दो इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक बहुत सुंदर सा एक आउटकम निकल के आता है, जिसको हम कहते हैं, देखिए जरा, अगर हम दोनों को ही कर दें कंबाइन करके, R इज directly proportional to the length of a conducting wire and inversely proportional to the क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, राइट। अब देखिए जरा, यहां पर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे यहां एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये कांस्टेंट आपका रो। ओके, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, दिस इज नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी जो है आपकी उस कंडक्टिंग वायर के मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है,
आपका डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। अब देख लेते हैं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखिए अभी जो हमारे पास एक फॉर्मूला बना था तो जैसा कि अभी हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बना था रो इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो हमें डिफाइन करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, तो वी कैन रीराइट दिस फॉर्मूला एज रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं एल इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड ए इक्वल्स टू 1 यूनिट। So if we put the value of L equals to 1 unit and A equals to 1 unit, so we get rho equals to R. From here we can define the specific resistance of a conducting wire. तो कैसे define करेंगे? Specific resistance of a conducting wire is equal to the resistance if and only if the length of a conducting wire is unit and the cross section area of that conducting wire is also unit, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास मान लिया हमने कोई एक ये लेंथ L इक्वल्स टू 1, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी आपका 1 का कोई कंडक्टिंग वायर ले लिया, तब हमारे पास इस कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वही इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। न्यूमेरिकली इक्वल रहेगा अगर इसका लेंथ यूनिट हो और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपका यूनिट हो, ठीक है। ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। या फिर आप इसको मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला था रो इक्वल्स टू आर एल आर ए अपॉन एल, तो वी नो दैट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो हियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है। तो आप किसी भी क्वांटिटी का आप यूनिट निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला में जो भी आपकी क्वांटिटीज यूज हुई हैं अगर आपको उनका फॉर्मूला पता है तो आप उस क्वांटिटी की यूनिट इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो हियर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम कॉमन डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। Okay, here resistance and resistivity. ओरली में आप बोलता जाऊंगा, आप लिखना चाहो लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो आपका डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस लाइक लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है। यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसके डायमेंशंस, यानी कि जो भी आपके पास वायर दिया होगा उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन यानी कि इसके डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी उस कंडक्टिंग वायर के डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, and here resistance depend upon the nature of object. Resistance depend upon the nature of object while the resistivity depends upon the nature of material. What is the difference between these two points? Nature of object यानी कितना लंबा है कितना चौड़ा है उसका, we are talking about the dimensions of the object. Here we are not talking about the dimensions of the object, here we are talking about the nature of material. So this is the basic difference between resistance and resistivity, ठीक है। And ohm meter is the device to
major resistance, while ohm meter is the unit of resistivity. ओके, यहां पर ओम मीटर रेजिस्टेंस का ओम मीटर रेजिस्टेंस को मेजर करने का डिवाइस है, जबकि ओम मीटर यहां पर रेजिस्टिविटी का यूनिट है। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि हम इन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो आज हमारा इस लेक्चर का अंत होता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच सके, तो उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल से हर ज़रूरी अपडेट को पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ठीक है। एक मैसेज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक क्या था कि मेरे वीडियोस का गैप थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, 4-5 दिन हो जाते थे, तब तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाता था। लेकिन अब जो है मैं आई विल ट्राई टू अपलोड माई वीडियोज़ ऑन डेली बेसिस, जिससे कि आपको बेनिफिट रहे। आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और इस तरह से ही आप प्यार देते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ठीक है। और आप घर पे ही रहें और सुरक्षित रहें, अब बाहर निकलें ना, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं अपने इंडिया में केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये भी है कि रिकवरी रेट भी कुछ सही से है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप घर पे ही बैठें और घर पे ही रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बाहर ज़्यादा ही कोई ज़रूरत है तभी आप घर से बाहर निकलें, ठीक है। बाय बाय।